हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, और साथ में आपको याद भी करवा देंगे, तो चिंता मत करिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। शुरुआत करते इस नए मॉडल पेपर के जरिए, और यहाँ पे जो भी आप प्रश्न देखने को आप पाएंगे वो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले आप यहाँ निर्देश वगैरह पढ़ सकते हैं। निर्देश में जो भी दिया गया है आप कई बार पढ़ चुके होंगे। सीधा हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है। तो उसमें आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर रामजी भीमराव अंबेडकर, या ज्योतिबा फुले, या फिर महात्मा गांधी। तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। तो उसमें राइट आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन सा संबंधित है। सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर्स, माल्थस, या फिर कार्ल मार्क्स। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माल्थस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। आपको एक पॉइंट और बता दें, यहाँ पे लिखा है कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर यहाँ पे अधिनियम लिखा होता तो आंसर दूसरा हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन वाला पूछ लेता है। अगर अधिनियम पूछेगा तो जवाब 1956 होगा, ठीक है। और अगर आयोग की बारे में बात पूछता है तो आयोग में 1953 हो जाएगा, क्योंकि पहले आयोग की गठन किया गया था पहले, फिर इसके बाद इसी आयोग को कानून में बदल दिया गया था 1956 में। तो यहाँ पे आयोग पूछा, इसका मतलब राइट आंसर 1953 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। हरित क्रांति का संबंध आप सभी को पता होगा कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट है कि चंपारण का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन जो है ये 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था, और गांधी जी की पहली ये सफल सत्याग्रह मानी जाती है। तो उसमें राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है कि सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थन कौन है। कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबर, या फिर दुर्खीम। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा वेबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जाति का संबंध किससे है। जन्म से है, कर्म से है, परिस्थिति से है, या फिर वर्ग से है। तो उसमें आपका जवाब होगा जाति जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत की बात कही गई है। अनुच्छेद 17, 18, 19, या फिर 20। तो यहाँ पे देखिए जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर कोई आपके साथ छुआछूत का भेदभाव करता है तो उसके लिए बहुत खतरा हो जाएगा। खतरा है इसीलिए नंबर 17 है, ठीक है। खतरा है इसलिए नंबर 17 है, तो अनुच्छेद 17 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रामीण व ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। तो आप सभी जानते हैं ग्रामीण जो समाज होती है वो ज़्यादातर कृषि पर आधारित समाज होती है। तो उसमें राइट आंसर आपका कृषि आधारित समाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य क्या है, संस्था है, समुदाय है, समूह, या फिर समिति है। तो इसमें आपका राइट आंसर राज्य एक संस्था है समाजशास्त्र के शब्दों में। ये दोस्तों हो गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों अब सरल शब्दों में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। 25 शब्दों में लगभग आंसर देना होगा, 3 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। 25 शब्द का मतलब ये है कि आप 4 से 5 लाइन में पूरा आंसर कंप्लीट कर देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए कैसे समझकर लिखेंगे, आइए जानते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में पीडीएफ भी आपको दे देंगे, बिल्कुल फ्री में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ठीक है। पहले एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है ये आपको बताना है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का मतलब होता है कि समाज से किसी को बाहर निकाल देना सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन कहलाता है। जैसे मान लेते आज के डेट में समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, गाँव में अक्सर ऐसा होता है
कि कोई लड़की लड़का जो है गांव में रहते हैं और प्रेम मोहब्बत के चक्कर में जो है एक दूसरे से लेकर भाग जाते हैं, तो समाज उनको क्या कर देता है, समाज उनको अपने समाज से दूर कर देता है, बाहर कर देता है, तो इसे हम सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके परिभाषा लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। सामाजिक अपवर्जन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समूह को समाज में मुख्य धारा की गतिविधियों से यानी सेवाओं या अधिकारों से वंचित करना, जैसे जाति, धर्म, लिंग, गरीबी या कोई भी भेदभाव हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस किताबी भाषा में मैंने लिखा है, जो मैंने आपको बताया उससे बस इतना समझ लीजिए कि समाज में किसी भी कारणवश अगर किसी भी व्यक्ति को या समूह को समाज से बाहर कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन कहा जाता है। सिंपल पॉइंट। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आता है क्वेश्चन, नातेदारी के प्रकार बताइए। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। सबसे पहले नातेदारी क्या होती है, तो मैंने बहुत बार इसके बारे में सिंपल भाषा में समझाया है कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, अब ये दोनों लड़का लड़की दूसरे को नहीं जानते हैं, जानेंगे जब इनका हम विवाह करवा देंगे। तो चलिए विवाह करवा देते हैं। तो यहाँ भैया आप विवाह करवा देते हैं और यहाँ पे खुशी की बात यह कि विवाह संपन्न हुआ, विवाह हो जाती है। तो आप सोच के जरा देखिए कि इस लड़के का पूरा परिवार इस लड़के के परिवार के साथ जुड़ जाता है। जुड़ा कैसे, इस विवाह के आधार पर। तो यहाँ हमें पता चला कि विवाह यानी जो होता है वो नातेदारी का प्रकार हो जाएगा। फिर इसके बाद लड़का लड़की का जो है शादी हुआ है तो बच्चे भी होंगे, इसका मतलब रक्त संबंधी जो है यहाँ पे विवाह हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो वो भी तो कहीं के रिश्ता बनता है। तो दत्तक पुत्र इन्हें कहते हैं, या पुत्री को जो गोद लेते हैं तो वो भी जो है आपका नातेदारी के प्रकार में आ जाता है। तो 3 प्रकार आप यहाँ लिख देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा नंबर दोस्तों आपको मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। आगे है क्वेश्चन, भारत में जनजातियों की 3 विशेषता लिखिए। तो 3 विशेषता लिखेंगे, 3 नंबर आपको मिलेगा। जनजाति की विशेषता क्या लिखेंगे, जनजाति की अपनी अलग भाषा, उनकी संस्कृति होती है, इनकी अलग पहचान होती है। अगला है पारंपरिक जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियां इनकी होती हैं। पारंपरिक जीवन शैली का मतलब कि पुरानी परंपराओं से जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में जीवन यापन करते हैं। तीसरा यहाँ पे सामाजिक संगठन की जो है कबीलाई व्यवस्था। कबीलाई व्यवस्था का मतलब यहाँ पे होता है कि इनका अलग अलग जो है कस्बा होता है, उसी कस्बों में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सांप्रदायिकता के निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सांप्रदायिकता होती क्या है, तभी तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये संप्रदाय के लोग हम मान लेते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है क्षेत्र के लोग मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ए वाला संप्रदाय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, बाकी बी वालों को और सी वालों को दरकिनार कर दे, उन्हें तुच्छ समझे, हीन समझे, कमजोर समझे, दुखिया समझे, मतलब कुछ भी समझ ले, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे, तो इस भावना को, इस विचारधारा को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो चुका है। आगे इसमें लिखेंगे कि शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। सांप्रदायिकता फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानून अपनाना चाहिए। सभी धर्मों के बीच आपसी समझ और संवाद होना चाहिए। तो इसके बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं क्या है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, जो आपके स्कूल में वाइवा वगैरह होता है, जब मास्टर आपसे सवाल करते हैं तो आपका सवाल जो है आप सवाल का जवाब देते हैं, तो इंटरव्यू कहलाता है, वही साक्षात्कार है। इसके बारे में लिखेंगे, जवाब में व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है, यानी इसकी क्या सीमाएं हैं। तो उसमें लिखना है कि मान लीजिए आपने सही जवाब दिया लेकिन मास्टर ने कहा कि भाई इन्हें गलत जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके साथ पक्षपात हो सकता है। अगला है समय और संसाधन की अधिक जरूरत होती है इसमें जो साक्षात्कार होता है। कुछ लोग ईमानदारी से जवाब नहीं देते हैं, गलत बोल देते हैं, झूठा बोल देते हैं। कि मान लो मास्टर आपसे पूछा कि भाई कल क्यों नहीं आए थे, तो आप कहेंगे सर जो है कल परेशान हो गए थे, दिक्कत हो गई थी इसलिए नहीं आ पाए थे, बाकी आप घूम रहे थे, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साक्षात्कार की पद्धतियां यानी सीमाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। 3 विशेषता बताना है मॉडर्न जमाने का, आधुनिकीकरण मॉडर्न जमाना। जिसमें लिखेंगे विज्ञान और तकनीकी का उपयोग जो है ये मॉडर्न जमाने में हो रहा है।
शिक्षा और रोजगार में सुधार भी देखने को मिला है। आज के डेट में डिजिटल जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कहें कि आधुनिकीकरण का ही योगदान है। परंपरागत मूल्यों की जगह आधुनिक विचारधारा अब जो है अपनाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको त्याग करके नवीन चीज़ों को अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, समाज में कानून की भूमिका क्या है? तो 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे समाज में कानून की भूमिका है कि नहीं? बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कानून ना होता तो समाज कोई अच्छे से जी पाता? समाज में नहीं जी पाता, इसलिए कानून व्यवस्था जरूरी है। तो उसमें लिखेंगे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून जरूरी है। नेक्स्ट, अपराधों को रोकना, न्याय दिलाना, ये कानून का काम होता है। कमजोर और वंचित जो वर्ग होते हैं इनकी रक्षा करना भी कानून का काम होता है। तो सिंपल है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे है नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो 3.3 नंबर मिलेगा। तो पहला पॉइंट, शहरों की जनसंख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जब लोग गांव से शहर में जाते हैं तो शहर में क्या होता है? जनसंख्या बढ़ती है और क्षेत्रफल में उनकी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से विशेषता हो जाएगा। अगला है उद्योगों और सेवाओं का विकास भी होता है। तीसरा है पारंपरिक ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव देखने को मिला है। आगे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं? समाज में जो आंदोलन होते हैं उन्हीं को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है और ये किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में किसी समस्या को हल करना, असमानता को समाप्त करना, सामाजिक जो सुधार है उसमें जो है परिवर्तन करना, जैसे कि महिला अधिकार आंदोलन। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी समाज में समस्या उत्पन्न होती है, असमानता होती है या फिर उस समाज में कोई सुधार लाना होता है तो सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे जो है नेक्स्ट है कि समूह की विशेषता क्या है? समूह के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत सिंपल है सेंटेंस। समूह का मतलब होता है गुट। अब गुट का मतलब होता है ये यहाँ पे कि जैसे आपके दोस्तों का समूह होगा, ठीक है, आपके दोस्तों का समूह होगा तो आपके दोस्तों का जो समूह है उसी को हम क्या कर सकते हैं? समूह कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना समूह कहलाता है। ये समूह की विशेषता हो जाएगी। समूह तब बनेगा जब आपके दोस्त इकट्ठा होकर गुट में जो है मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। एक साझा उद्देश्य होता है। साझा उद्देश्य का मतलब समूह में एक साझा उद्देश्य होता है। सदस्यों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना होती है। कुछ नियम मानदंडों का पालन करना होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन यहाँ पे लघु उत्तरीय जो है प्रश्न आएगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है। 6 अंक आपको मिलेंगे। आपको यहाँ बता दें कि 6 अंक पाने के लिए कम से कम 1 पेज में पूरा आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव, इसके बारे में आप लिखेंगे। नारी आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन होता है। इसके कारण समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जैसे क्या क्या हुए हैं, तो यहाँ प्रभाव देखेंगे कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं। इसमें लिखेंगे आप, पहला प्रभाव लिखेंगे कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है, पहला पॉइंट। दूसरा, महिलाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर भी मिले हैं। तीसरा, घरेलू हिंसा, दहेज जैसी कुप्रथा पर कहीं कहीं रोक लगी है, कमी हुई है कह सकते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं को मतदान और राजनीति में भागीदारी भी मिली हुई है। समाज में स्त्री पुरुष की समानता भी बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सरकारी उपाय क्या क्या किए गए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों का मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे मजदूरों के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो भूमिहीन मजदूर वो होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है। सरकार इनके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। जैसे क्या क्या योजना चलाती हैं। पहला यहाँ पे प्रमुख उपाय में देखेंगे मनरेगा। मनरेगा योजना जो इसमें 100 दिन की गारंटी देता है रोजगार की। न्यूनतम मजदूरी दर में जो है मिलता है और मुफ्त राशन भी योजना सरकार के द्वारा दिया जाता है। आवास योजना भी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इनको सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण का अर्थ क्या है और इसकी विशेषता बताइए। तो आप लिखेंगे जब लोग गांव छोड़कर शहर में बसने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। अब इसकी विशेषता में आप लिखेंगे कि शहरों की जनसंख्या बढ़ती है, उद्योग और जो है व्यापार का विकास होता है, आधुनिक जीवन शैली बदलती है और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ती हैं, अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। भूमंडलीकरण का अर्थ है किसी देश के बीच व्यापार या फिर आपसी संबंध को बढ़ाना भूमंडलीकरण कहलाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रभाव में नई कंपनियां आई हैं और रोजगार भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। IT सेक्टर और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। ठेका जो प्रथा बढ़ी है, कहीं की ठेकेदारी जो होती थी वो प्रथा भी बढ़ी है और अस्थायी नौकरियां भी बढ़ी है और प्रतियोगिता भी कहीं की देखने को मिली है। तो ये भूमंडलीकरण का प्रभाव हो जाएगा, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हड़ताल और तालाबंदी में अंतर बताइए। हड़ताल और तालाबंदी में क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। हड़ताल और तालाबंदी दोनों ही मजदूर और मालिक के बीच होने वाली विवाद के तरीके होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आइए हड़ताल के बारे में आप पहले जानते हैं हड़ताल क्या होता है। तो इसमें मजदूर जो है काम करना बंद कर देते हैं। जिस कंपनी में मजदूर काम करते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उसे हम हड़ताल कहते हैं। यह मजदूरों के द्वारा किया जाता है, यानी हड़ताल मजदूरों के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अपनी मांगों को मनवाना होता है, हड़ताल इसीलिए किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, चाहे वो वेतन हो, ठीक है, छुट्टी हो या फिर सुविधा कोई हो, उसके लिए हड़ताल किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें फैक्ट्री या दफ्तर खुला रहता है लेकिन काम नहीं होता है क्योंकि मजदूर हड़ताल पर होते हैं। तालाबंदी कौन करता है, तालाबंदी जो है उस दफ्तर का या फिर जो है कारखाना या कंपनी का मालिक होता है वो तालाबंदी करता है। इसमें जो मालिक होता है कारखाने या दफ्तर में जो है ताला बंद कर देते हैं, उसे तालाबंदी कहा जाता है। यह मालिक के द्वारा किया जाता है, जो ये प्रक्रिया होती है मालिक के द्वारा किया जाता है तालाबंदी। इसका उद्देश्य नुकसान से बचाना होता है, कोई भी नुकसान हो उससे बचाना होता है, बचाना नहीं बचना होता है। मजदूरों के अंदर आने से रोका जाता है इसमें, और फैक्ट्री पर जो है ताला लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को तालाबंदी कहा जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से आप इसे समझिए, क्वेश्चन के पेपर में आ सकता है। अगला है यहाँ पे ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है, बहुत सिंपल विशेषता है। ग्रामीण समाज गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण समाज कहा जाता है। बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं, जैसे इनका मुख्य काम कृषि होता है, इनके जीवन शैली जो होती है सरल होती है, आपसी सहयोग की भावना होती है, कम शिक्षा स्तर देखने को मिलता है, परंपराओं का पालन करते हैं और परिवार का महत्व भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी विशेषताएं अपन के बारे में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। 8 अंक आपको मिलेंगे, कम से कम 3 पेज में आप आंसर लिखेंगे। 2.5 से 3 पेज में आप पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दूंगा, आप उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा करके दिया है क्वेश्चन सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, फिर 29 नंबर क्वेश्चन है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। उपनिवेशवाद परिभाषा एवं प्रभाव के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद जिसमें वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य कमजोर देश या क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, वह संसाधनों का दोहन करता है और अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थोपता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक मोटा आदमी है, ठीक है, कोई एक मोटा आदमी है और एक दुबले पतले आदमी पे जो है बैठ जाए, तो भाई आप सोचिए दुबले पतले आदमी क्या होगा। ये मोटा जो आदमी है ये पतले आदमी को अपने में समेट सकता है, उसे झटक सकता है एक हाथे। तो कहने का मतलब ये है कि एक शक्तिशाली देश जैसे चीन हो गया, चीन भी शक्तिशाली देश है, तो कहें कि वो तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है, चीन ने क्या किया हो, तिब्बत पे कब्जा किया है। तो तिब्बत पे जो भी कब्जा है चीन का, उसके संसाधन, उसके राजनीतिक, उसके आर्थिक, सांस्कृतिक सब कुछ जो है वो क्या करता है, निर्वहन करता है, यानी चीन ही जो है पूरा उसका देखरेख करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे चीन का कब्जा जो है, चीन का कब्जा किस पर है, तिब्बत पर है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि चीन का कब्जा किस पर है, तिब्बत पर है, ठीक है। चलिए आगे इसके उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या हैं। तो बहुत सारे प्रभाव हैं, आर्थिक प्रभाव है, राजनीतिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा आपको उपाय और बता दे रहे हैं स्मार्ट आंसर लिखने का।
पेज भी भरेगा, नंबर भी पूरा मिलेगा और अच्छा आंसर भी आपका लगेगा। ठीक है, तो वो जुगाड़ क्या है, वो उपाय क्या है, तो उपाय आप देख लीजिए। सबसे पहले जैसे उपनिवेश शब्द का प्रभाव पूछा है तो आप इसे यहाँ पे एक बॉक्स में जो है इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद इसके बाद छोटा सा एक डायग्राम बना दीजिए, छोटा सा एक डायग्राम बना दीजिए। आप यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, 5 पॉइंट लिख दीजिए, 4 पॉइंट लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद जो है फिर इस यहाँ पे लिखने के बाद फिर आप पहला नंबर डालिए, फिर इसके बारे में उसका व्याख्या करिए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा गोला टाइप का बनाइए और उसमें उपनिवेशवाद का प्रभाव लिखिए और फिर इसको ऐसे छोटा सा एक डायग्राम इस प्रकार से कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका और बढ़िया पूरा नंबर मिलेगा, पेज भी भरेगा, नंबर भी मिलेगा। ध्यान रखेंगे डायग्राम छोटा बनाएंगे, ऐसा ना कि पेज भरने के चक्कर में बड़ा डायग्राम बना दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर देखे अच्छा लगे उसको, ऐसा नहीं कि गुस्सा कर जाए, गुस्सा कर जाएगा नंबर काट लेगा भैया, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो आगे ये क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अथवा करके भी जो क्वेश्चन दिया उसे भी देख लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उद्देश्य बताना है। तो सामाजिक सर्वेक्षण इसमें लिखेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण वह वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें आंकड़े, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी जो सर्वेक्षण लिखा गया है, सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच करना, और जांच कहाँ हो रही है, ये जांच हो रही है समाज में। समाज में कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए जांच यानी सर्वेक्षण किया जाता है, और यही सर्वेक्षण या जांच सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। सिंपल परिभाषा दोस्तों अपने शब्दों में आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पूरा नंबर आपको मिलेगा, बस सेंटेंस सही तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए। अब इसके उद्देश्य क्या है, क्यों समाज में सर्वेक्षण किए जाते हैं? तो पहला उद्देश्य है समाज की संरचना एवं परिवर्तन को समझना, यानी समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उसको समझने के लिए समाज में सर्वेक्षण किए जाते हैं। अगला है समस्याओं को पहचान करना, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण आदि को डेटा एकत्र करने के लिए समाज में सर्वेक्षण किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नीति निर्माण में सहायक होता है। यानी नीति निर्माण का मतलब होता है कि कोई नियम अगर सरकार लागू करती है, योजना बनाती है, तो उससे मदद मिल जाती है कि कितने जनता है, किस प्रकार से जो समाज रहता है, उसके जीवन में क्या समस्याएं हैं, उसके लिए कहीं की सरकार योजना बना सकती है। जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि, पलायन, जनसंख्या वितरण, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन ग्रामीण से लोग शहर में कितना लोग गए हैं, कितने नौकरी पाए हैं, कितने लोग खेती करते हैं, मजदूर कितने, सब पूरा डाटा मिल जाता है समाज में सर्वेक्षण करने से। ठीक है, आगे है सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण। इसका मतलब ये है कि समाज में होने वाले बदलाव, प्रवृत्ति यानी बदलाव, विचारधाराओं को भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांग क्या होता है और दिव्यांग की परिभाषा बताइए और इनकी समस्या क्या है, ये आपको बताना है। दिव्यांग का मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन करके बताया है, व्याख्या अच्छे से मैंने समझाया आप लोग को। दिव्यांग यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है, मान लीजिए कोई एक लड़का है और उसकी जो है दोनों हाथ है लेकिन एक पैर नहीं है। ठीक है, दोनों हाथ है उसके लेकिन एक पैर नहीं है, एक पैर से विकलांग है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो लंगड़ा है, विकलांग है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि अगर कोई लड़का है जिसके जो है एक पैर नहीं है और आप उससे जो कहें हे लंगड़ा, तो बुरा मान जाएगा वो, इसीलिए उसे लंगड़ा लूला न कहकर उसे दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग एक सम्मानजनक शब्द है, तो इसीलिए उसे लंगड़ा लूला न कहकर, अंधा वगैरह न कहकर उसे दिव्यांग शब्द से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो वह दिव्यांग वह व्यक्ति होता है जिन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकारों मतलब कमियां, जो बीमारी है उसके कारण दैनिक जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या समस्याएं हैं, आप एक विकलांग व्यक्ति को देख लीजिए, उसके जीवन में क्या समस्या है वही उठा के नोट कर दीजिए। जैसे देखिए क्या समस्या है, शिक्षा में बाधा आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आती है। रोजगार में कठिनाई होती है कि नहीं आती है, बिल्कुल होती है। सामाजिक भेदभाव भी होता है, बिल्कुल होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, बिल्कुल होता है। आधारभूत संरचना की कमी देखने को मिलती है, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप सोच के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे अथवा करके पूछा कि आधुनिकीकरण क्या है, इसके बारे में अभी ऊपर पढ़े हैं छोटे क्वेश्चन में। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न जमाना। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक व्यवस्थाओं को छोड़कर नवीन वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक विचारधाराओं को अपनाता
आता है। इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डायग्राम बनेगा। किसी किताब में किसी क्वेश्चन बैंक में डायग्राम नहीं बना होगा जो मैं डायग्राम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे आप सेंटेंस लिखिए, यहाँ पे पुरानी तकनीकी, ठीक है, पुरानी तकनीकी, पुरानी तकनीकी आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। इसको बॉक्स में कर दीजिए ऐसे करके। फिर यहाँ पे इसको एरो बनाइए ऐसे करके, ठीक है, एरो बनाइए। अब जगह तो स्क्रीन पे बहुत कम है, आप कॉपी में अच्छे से लिख रहे हैं इसको। पुरानी तकनीकी को छोड़कर यहाँ पे लिखिए नवीन तकनीकी, ठीक है, नवीन तकनीकी। इस प्रकार से अपने सेंटेंस में आप यहाँ पे लिखना नवीन तकनीकी, ठीक है, नवीन तकनीकी हो जाएगा। और बीच में यहाँ पे एरो में लिखिए, इसे कहते हैं आधुनिकीकरण, ठीक है, इसे लिखेंगे आधुनिकीकरण। अपने हिसाब से आप लिख लेना। तो यहाँ पे सेंटेंस जो आपका बनेगा वो ये है कि पुरानी तकनीकों को जब छोड़कर नई तकनीकों को अपनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। तो एक डायग्राम से क्या होगा जानते हैं क्या होता है, थोड़ा सा पेज भरेगा, थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा नया दिखेगा, एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। दोस्तों ये तरीका है स्मार्ट आंसर देने का, ये तरीका है एग्जामिनर से नंबर छीनने का, ये तरीका है अच्छे नंबर लाने का, ये तरीका है टॉपर बनने का। तो अगर आप आंसर लिखते हैं तो कसम से बता रहा हूँ नंबर आपको जरूर से जरूर मिलेगा। आइए इसके प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज पर प्रभाव, इसमें लिखेंगे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। यानी जो मॉडर्न जमाना है उसके कारण सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में डिजिटल क्रांति के कारण ग्रामीण और नगरीय जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। ये इसके बारे में आपको बताना है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन भूगोल में भी है, ठीक है, भूगोल में भी क्वेश्चन है। तो आप इसे एक तीर से दो निशाना इसको तैयार कर लीजिए, आपका भूगोल में भी कवर हो जाएगा। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत बात एक ही है। इसमें लिखेंगे कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि के समय के साथ साथ कैसे परिवर्तन होता है। इसका एक डायग्राम बनता है, ठीक है। मैं डायग्राम आपको बता दे रहा हूँ कैसे डायग्राम आप बनाएंगे अपने कॉपी में। अगर डायग्राम आप बना देते हैं तो कसम से बता रहे हैं कि पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। डायग्राम इसका बहुत सिंपल है, ऐसे लाइन खींचेंगे और 3 खाना ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम और यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, यहाँ पे लिखेंगे तृतीय, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे, मान लो देश का नाम अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धविकसित देश, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नीचे अर्धविकसित देश, यहाँ लिखेंगे विकासशील देश, यहाँ लिखेंगे विकासशील देश और यहाँ लिखेंगे विकसित देश, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे कुछ डाटा आप डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आप बना देंगे, ठीक है। अब आपका आधा काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, वो काम ये है कि जन्म दर और मृत्यु दर की लाइन बनानी है। तो आप यहाँ पे लगभग ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। जैसे कि जो आप पिक्चर में देखे होंगे ना, इस प्रकार से चलता है जब किसी को कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो इस प्रकार से बना देंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एक ऐसे नीचे दूसरी जो खाना रहेगी इसमें इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, नीचे बना देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे नीचे बना देंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर भाई साहब इतना बना दिए ना तो कसम से बता रहा हूँ डायग्राम पे ही कम से कम 2-3 नंबर आपको डायग्राम पे ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है इसको आप लिख दीजिए जन्म दर, इसको लिख दीजिए जन्म दर हो जाएगा। और जो नीचे वाली लाइन है इसको आप लिखिए मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर। आप कॉपी में बनाएंगे साफ सुथरा बनाइएगा, मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा जगह भी कम है और पेन से तो उतना ज़्यादा लिखाता भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से बना के दोस्तों प्रेजेंट करना, कसम से बता रहे पूरा नंबर मिलेगा, कोई इसमें रट्टा मार नहीं है। 3 लाइन खींच के 3 खाना बना के उसमें अर्धविकसित लिख देना, विकसित, विकासशील, विकसित हो जाएगा और इस प्रकार से डायग्राम बना देना, बढ़िया पूरा हो जाएगा। अब ये डायग्राम बन गया तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा, जो डायग्राम में बना है वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 के 25 के आसपास है तो यहाँ पे उच्च दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। और विकसित देश में जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। यही आपको चीजें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें लिखेंगे प्रारंभिक चरण जन्म और मृत्यु दर अधिक होती है, लिखा है यहाँ पे साफ साफ, पहले मैंने आपको बताया था डायग्राम में, अधिक होती है, जिसमें जनसंख्या क्या होती है, स्थिर लगभग होती है। इसके बाद अगला जो चरण आता है इसमें आप इसको चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 3 लाइन अपने आप से अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे किताबी भाषा लिखा है, ये आप लिखना
प्रथम अवस्था, ठीक है, फिर हिंट डालना दूसरा अवस्था, फिर हिंट डालना आप तीसरा अवस्था, ठीक है। तो पहले में आप लिखना कि मृत्यु दर और जन्म दर उच्च होती है, इसमें लिखना आप उच्च होती है, ठीक है। फिर दूसरे में लिखना आप कि जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट होती है और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट देखने को मिलती है, ऐसे डायग्राम, ठीक है। तीसरी अवस्था में क्या होती है, इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। तीसरे में निम्न होती है, तीसरे में क्या होती है, निम्न होती है, और पहले में उच्च होती है। दूसरे में यहाँ पे बस घटती हुई दिखाई देना है, बस इतना काम करना है भाई साहब, पूरा का बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है दहेज प्रथा का, ये आपको बताना है। तो दहेज प्रथा यानी ये डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा इसे बोलते हैं। समाज की कुरीति है, एक बुराई है, जिसमें विवाह के समय वर पक्ष को जो है वधु पक्ष से धन, वस्त्र, गहने, अन्य मूल्यवान वस्तुएं दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो वर पक्ष होता है इसको मिलता है, ठीक है, इसको मिलता है भाई दहेज। कुछ लोग मांगते हैं मुंह खोल के, हमको 4 व्हीलर चाहिए, हमको टू व्हीलर चाहिए, ठीक है। इसके दुष्परिणाम में लिखेंगे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, तो आप यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। महिला उत्पीड़न बढ़ जाता है, यानी विवाह के बाद दहेज के कारण महिलाओं को जो है अत्याचार सहने पड़ते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक बोझ। आर्थिक बोझ का मतलब ये है कि गरीब परिवारों पर दहेज का जो बोझ होता है वो बढ़ जाता है। अगर कोई दहेज मांग लेता है गरीब परिवारों से तो बेचारा किसी प्रकार से वो दे देता है, लेकिन कर्ज में डूब जाता है। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिलती है। लड़कियों को बोझ समझकर लोग जो है भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो इस पे कहीं न कहीं ये कारण माना जाता है, प्रभाव हो जाएगा इसका। नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब है कि समाज में लालच बढ़ जाती है, अनैतिकता जो है वो बढ़ जाती है, अपने लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बावजूद भी यह समस्या आज भी बनी हुई है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था, तो 1961 में शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी कहीं न कहीं लोग मांगने वाले मांगते हैं दहेज को, जो है कहीं न कहीं उनके जहन में होता है कि हमें दहेज चाहिए चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे से लिख कर पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। पूरा पेपर मैंने आसान शब्द में सरल करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके मन में होगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर पे मैं आपको जो है पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर है 92 50 26 35 35, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे 92 50 26 35 35, तो आपको जो है ये पीडीएफ भेज देंगे और इसके आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।